नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। ओपन पोस्ट में एक बार फिर बात बिहार की। दरअसल बिहार में पहले राउंड का चुनाव कंप्लीट हो चुका है, लगभग आधे बिहार का चुनाव कंप्लीट हो चुका है और दूसरे राउंड में जहां 11 तारीख को वोटिंग है वहां भी कल चुनाव प्रचार थम जाएगा। एक तरह से बिहार की राजनीति जो बिसात है चुनाव की, वो लगभग पूरी तौर पे बिक चुकी है और जनता सेटल हो चुकी है। जिसे जहां जाना है उसने मन बना लिया है, या यूं कहे कि बिहार की एक तस्वीर अब धीरे धीरे सामने आ रही है। हालांकि बिहार की जो तस्वीर सामने आ रही है, बात उसी की करेंगे कि वो तस्वीर है क्या। दरअसल बिहार में जो चुनाव के बाद से, पहले राउंड के चुनाव के बाद से जो आकलन हो रहे हैं, या उसके जमीन पे लोग भविष्य का भी बात कर रहे हैं कि दूसरे राउंड में भी कुछ वैसा ही होगा। लेकिन मेरा अपना मानना है कि पहले राउंड के चुनाव के बाद भी और आज तक जो बिहार में तस्वीर है वो बहुत साफ नहीं है। बेसिकली जो बहुत सारे जो सर्वे रिपोर्ट्स थी चुनाव के पहले, वो भी वही कमोबेश यही बता रही थी कि भाई नेक टू नेक फाइट है, दोनों ही गठबंधन, महागठबंधन और एनडीए के बीच में 1% वोट का ऊपर नीचे हो सकता है। मेरा अपना मानना है कि ये नेक टू नेक है नहीं है तो चुनाव के बाद समझ में आएगा। लेकिन इतना यह है कि बिहार का जो चुनाव है गड्ढमड है, अब बहुत क्लैरिटी अभी भी नहीं आई है। यही कारण है कि हम सब अंदाजा लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। जैसे कि पहले राउंड के वोटिंग के बाद तमाम सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इस बात का आकलन किया गया कि भाई बहुत बड़ी वोटिंग हुई है, 64.66% की वोटिंग बिहार के इतिहास में 2000 आजादी के बाद से 2025 तक ये पहली बार इतनी बड़ी वोटिंग हुई है। तो इसका आकलन दो तरह से लोग कर रहे हैं। कुछ लोगों को लगा कि भाई ये एंटी इनकम्बेंसी वोटिंग है। आमतौर पर इस तरह की बड़ी जो वोटिंग होती है वो आमतौर पे गुस्से में होती है, नाराजगी में होती है सरकारों के खिलाफ। तो उनको लगता है कि इसका असर तेजस्वी के पक्ष में होगा। वहीं कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये जो है वोटिंग जो है बीजेपी के अटेम्प्ट से है, बीजेपी के पक्ष में है, क्योंकि बीजेपी इस चुनाव में एनडीए को लीड करते वक्त पॉजिटिव वोट मांगने उतरी है और बीजेपी के पास संगठन है। तो लेकिन मेरा अपना मानना है कि दोनों ही चीजें बेसिकली गलत है। एक तो क्या है कि बीजेपी का जो संगठन है, जो नीचे बहुत काम करता है बिहार में, आरएसएस, वो बहुत अधिक दिखा नहीं। दूसरा यह है कि जो एंटी इनकम्बेंसी की बात है वो भी बिहार में इस तरह से नहीं दिख रहा है कि भाई बहुत बड़ी लहर है जनता के बीच में, जो 10% का वोट शिफ्ट हो जाए। पिछले 2020 में 56% के आसपास था, आज वो 64% के आसपास है। इतना बड़ा शिफ्ट हो जाए, ये वैसे भी नहीं दिख रहा है। हाँ, इसमें एक फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फैक्टर ये है कि शायद बिहार में जो है, जो नई मतदाता सूची बनी है, उसके चक्कर में वोटिंग ज्यादा हुई हो, क्योंकि उसके चक्कर में बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि उनका नाम कट गया है और वो अपने नाम को बचाए रखना चाहते हैं। पहली बार काफी बड़ी आबादी है जिसे लगा होगा कि वोटिंग का बड़ा मतलब है, मतदाता सूची का सीधा रिश्ता उनकी नागरिकता से है, कल इसको लेकर के उनको दिक्कतें होंगी। और इसी बीच में छठ पूजा के बाद प्रवासी भी बड़ी संख्या में बिहार लौटे हैं। ज्यादातर प्रवासी जो गरीब रहे होंगे, पिछड़े तबके के लोग हैं, उनकी एक दिक्कत है कि उनके पास बाहर भी कोई मतदाता सूची में नाम नहीं होता है, और यहां भी अगर उनके नाम में कुछ घालमेल हुआ है तो वो बेसिकली मुकम्मल करना चाहते रहे हो, ये बड़ा सवाल है। स्थानीय स्तर पे भी जो गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग जिनका नाम कटा हो, वो जो लोग हैं, वो सब लोगों ने बड़े पैमाने पर वोट किया होगा, शायद अपने वोट को बचाने के लिए, और वोट से ज्यादा अपनी पहचान को बचाने के लिए, भविष्य की पहचान को बचाने के लिए। ये हो सकता है। रेशियो की बात करें तो एक तर्क है, कुछ लोगों को लगता है कि भाई क्योंकि जो मतदाता सूची में नाम कटे हैं, कुछ 25-30 लाख 40 लाख नाम कम हुए हैं, तो रेशियो में वोट शेयर बढ़ गया होगा, परसेंटेज, वो भी ठीक है। लेकिन कुल देकर के जो वोट प्रतिशत बढ़ा है उसमें इस फैक्टर का बड़ा रोल हो सकता है। लेकिन अगर इस फैक्टर का रोल है तो इसका फायदा कहीं न कहीं तेजस्वी या महागठबंधन को मिल सकता है, क्योंकि ज्यादातर गरीब और पिछड़े तबके के जो लोग हैं, जो दूसरे शहरों में नौकरी करते हैं, जिनके पास अपने आइडेंटिटी का संकट है, उनके लिए बड़ा सवाल रहा होगा। वो अपना वोट बचाने ज्यादा ठीक से आगे बढ़े होंगे। कहते हैं कि धान की अभी कटाई चल रही थी, तो बहुत सारे गरीब तबके के लोग जो धान काटने के लिए लौटे होंगे, धान की कटाई के दरमियान चुनाव, छठ पूजा के बाद 10 दिन और गांव में रुक गए चुनाव तक। तो वो भी तबका जो है बेसिकली महागठबंधन का एक मतदाता तबका है, और अगर मतदाता सूची में नाम को लेकर के वो सीरियस है तो उसका फर्क इतना जरूर पड़ा होगा कि महागठबंधन को फायदा होगा, अगर ऐसा हुआ है तो।
हालांकि और भी दूसरे फैक्टर्स हैं। हालांकि वोट शेयर बढ़ने का एक आकलन है बिहार में, वो अतीत से भी है कि 1947 से या 1952 से लेकर आज तक बिहार में जो 60% से ऊपर सिर्फ 3 बार वोटिंग हुई है, 1990 में, 1995 में और 2000 में। और तीनों चुनाव में लालू यादव की पार्टी जो है वो मजबूत बन के उभरी है। हालांकि 1990 में तो जनता दल था, लेकिन बाद में भी लालू यादव की पार्टी बड़ी रही है या चुनाव में जीत उनको मिली है, तो ये बड़ा फैक्टर उनके पक्ष में जाता है। बाकी कोई मोमेंटम था, कोई पॉलिटिकल मोमेंटम था, वो मुझे नहीं दिखा। प्रशांत किशोर ने बिहार में बड़ी हलचल पैदा कर दी हो, उसके नाते जो है कुछ समाज में हलचल हो, ऐसा भी नहीं दिखा है। अगर ऐसा दिखा होता तो प्रशांत किशोर बहुत उत्साहित होते। प्रशांत किशोर की स्थिति इस चुनाव के पहले राउंड तक आते आते अब यह समझ में आ गया कि प्रशांत किशोर अब जो है 243 सीटों पे नहीं लड़ रहे हैं। 3-4 लोग तो वैसे भी उनके विड्रा कर चुके हैं कैंडिडेट, लेकिन बाकी प्रशांत किशोर उन सीटों पे मेहनत ही नहीं कर रहे हैं जहां पर उनके कैंडिडेट बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। प्रशांत किशोर कुछ 50-60 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं जहां पर उनके अच्छे कैंडिडेट हैं, या जहां पर कैंडिडेट्स की अपनी खुद की ताकत है। कई सीटें हैं जहां पर उनके कैंडिडेट्स या तो जीतने की लड़ाई में हैं, या ट्रायंगुलर फाइट कर दिया है, या किसी का फायदा नुकसान कर रहे हैं। तो कुल लेकर के जो स्थितियां हैं, जो आकलन है पहले राउंड के बाद, वो आकलन कमोबेश ये है जो मेरा अपना आकलन है। हो सकता है इससे अलग हो कुछ, कोई मेरे पास आखिरी जानकारी नहीं, मैं भी अनुमान के आधार पर ही ये बात कर रहा हूं। तो बेसिकली पहले राउंड के बाद ये स्थितियां बनी है जिससे अपने को लगता है कि महागठबंधन के पक्ष में थोड़ा सा एज होगा उनको, जो पहले राउंड में दिख रहा है। और अगर ऐसा है तो सेकेंड राउंड में अगर लीड बनती है तो महागठबंधन का फायदा होगा। और जाहिर सी बात है कि अगर महागठबंधन लीड कर जाता है तो बिहार में संभावना क्या है भाई, तब तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और तेजस्वी यादव बिहार के चुनाव में मेरा अपना मानना है कि कोई बड़ा पॉलिटिकल उन्होंने माइलेज नहीं लिया है। तेजस्वी यादव वैसे भी आखिरी के 2, 4, 6, 10 दिनों में चुनाव कैंपेन जब शुरू हुआ है, घोषणा पत्र लेकर के उन्होंने जिस तरह से कैंपेन किया है वो थोड़ा सा उनके पॉजिटिव पक्ष में गया है। अदरवाइज तो बड़ी भूमिका उनकी नहीं रही है। लेकिन तेजस्वी यादव की छवि, उनकी पर्सनालिटी और उनके प्रति जो सिंपैथी है, वो एक सिंपैथी है कि भाई तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे हैं, ठीक है, करप्शन की बात होगी लालू यादव पे तो तेजस्वी को उसमें घसीटा जा रहा है। ये सिंपैथी तेजस्वी के पक्ष में है। दूसरा है कि तेजस्वी यंग हैं और सीधे सीधे अमित शाह मोदी के सामने खड़े हैं, ये सिंपैथी भी तेजस्वी के पक्ष में है। तो इन चीजों का फैक्टर का असर जो है तेजस्वी के पक्ष में है। उसका कितना असर दिखेगा ये चुनाव के बाद समझ में आएगा, लेकिन जो अब तक मुझे समझ में आया है वो इतना सा एज उनको दिख रहा है। दूसरा यह कि पिछड़े और गरीब तबके में जो है काफी हलचल है इस बार, और वो इसलिए है क्योंकि एक मैसेज पूरे बिहार में जा चुका है कि भाई भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ एनडीए की जीत के बाद अपनी सरकार बनाने के लिए उतरी है। ये दूसरी संभावना भी है। जो कई सर्वे रिपोर्ट्स कहते हैं भाई भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है मिलकर के 160 सीटें जीत सकती है। ये कई जो आकलन है वो बता रहे हैं। अगर 160 सीटें जीतती है तो भाजपा अपनी सरकार बना सकती है। और उन सारे आकलन का आधार यह है कि भाई भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। वैसे भी 2020 के चुनाव में करीब 74 सीटें थी, दूसरे नंबर पे थी, तो सबसे बड़ी पार्टी एनडीए में है। इस बार भी बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और फिर वो शायद अपने मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगी। इसके लिए ही उसने नीतीश कुमार के नाम को अब तक प्रोजेक्ट नहीं किया। मेरा अपना मानना है कि ऐसा नहीं होने जा रहा है। मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने चाहे जितना बड़ा मोमेंटम बनाया हो, इस चुनाव में भाजपा को तमाम सीटों पे 2 तरह के खतरों का सामना करना पड़ा है। एक तो यह है कि नीतीश कुमार के जो मतदाता हैं, जो कोर मतदाता हैं, उसमें जो जागरूक मतदाता है, मैं नहीं कहता हूं नीतीश कुमार ने कोई कैंपेन किया है या नीतीश कुमार ने कोई मैसेजिंग की है, लेकिन जो स्थानीय स्तर पर जो उनके कार्यकर्ता हैं, मतदाता हैं, उनके मन में यह मैसेज था कि भाई नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है भाजपा। और नीतीश कुमार के पिछड़े वर्ग के मतदाता, कुर्मी, कुशवाहा या फिर अति पिछड़े या अति दलित, महादलित के जो लोग हैं, उनके दिमाग में होगा कि नीतीश कुमार संकट में है। तो नीतीश कुमार के पक्ष में वोटों का पोलराइजेशन बड़े पैमाने पर हुआ है। वो सिंपैथी वोट भी उनके पक्ष में रहा होगा, लोगों ने शायद ताकत से वोट किया हो। लेकिन जहां पर नीतीश कुमार का कैंडिडेट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, और खासतौर पर वो कैंडिडेट जो अपर कास्ट का है, वैसे भी भाजपा ने लगभग आधी सीटें, 49 सीटों पर अपर कास्ट के लोगों को टिकट दिया है। वहां पे पिछड़े दलित और महादलित के जो लोग हैं, अति पिछड़े जो लोग हैं, उनका वोट बीजेपी से परे जा सकता है, पीछे भी गया होगा और अगले राउंड में भी जा सकता है। दरअसल लगभग 31 सीटें ऐसी जहां भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। माना जा रहा है कि उन सीटों पर भी कांग्रेस का एक एज है, क्योंकि कांग्रेस को लेकर के पिछड़े और गरीब तबके के बीच में एक सिंपैथी है।
या उनको लगता है कि मेरी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं या मेरे मुद्दों को कांग्रेस उठाती है, भले संगठन नीचे ना हो। तो जहां पर भी इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी के अच्छे प्रत्याशी हैं वो अच्छा कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो भाजपा का बड़ा नुकसान हो सकता है। साथ में नीतीश कुमार के जो लोग हैं, जो उनके अपने कोर लोग हैं, उन जगहों पर जहां भाजपा का प्रकाश का प्रत्याशी अगर वो शिफ्ट कर गए तेजस्वी के पक्ष में तो इसका भी भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो यह आकलन ये बन सकता है कि एनडीए में जो है एक बार नीतीश कुमार मजबूती के साथ उभरे। हो सकता है नीतीश कुमार 70 से 80 के बीच में सीटें पा जाए, जहां लगभग तेजस्वी यादव भी नजर आएंगे कमोबेश। तो यह स्थिति बन सकती है। तब हो सकता है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए भले ही बहुमत की तरफ बढ़ जाए, तब भारतीय जनता पार्टी 50, 55, 60 के आसपास जा सकती है। उसकी सीटें कम हो सकती है, क्योंकि यह चुनाव भाजपा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति के लिए बिहार में मैंडेट मांग रही है। इस चुनाव के कैंपेन का पूरा फोकस है कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी चुनाव मैदान में है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो है एक तरह से नीतीश कुमार को सामने खड़ा करके, उनका धोख खड़ा करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनकी अपनी राजनीति का वोट के लिए ये मैंडेट है। तो अगर वो कमजोर होते हैं तो उनका बड़ा नुकसान होगा, न सिर्फ बिहार में बल्कि दिल्ली में भी। दिल्ली की सरकार पे संकट होगा और मोदी कमजोर होंगे। ये एक आकलन है जो मेरा अपना आकलन है। हालांकि हो सकता है भाजपा और एनडीए मजबूती से उभरे और भाजपा अच्छी सीटें पा जाए, तो भी मेरा अपना आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए बगैर अपना मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर ले, ऐसा नहीं होने जा रहा है। ये सब चर्चा की विषय है कि भाई नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। निश्चित रूप से नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं। नीतीश कुमार सबके बीच में एक्सेप्टेबल है और उनकी राजनीति जो है वो अपनी इंडिपेंडेंट राजनीति है, जो एक्सेप्टेबल है महागठबंधन के लिए भी और तेजस्वी के लिए भी और बीजेपी के साथ भी। तो निश्चित रूप से अगर नीतीश कुमार स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जो अब तक जिसके बारे में कोई बात नहीं हुई है, सच्चाई तो है कि भारतीय लोकतंत्र का बड़ा मजाक हुआ कि चुनाव हुआ और नीतीश कुमार जिनको लेकर के इतनी चर्चा थी चुनाव के पहले तक कि वो हेल्दी नहीं है, स्वस्थ नहीं है, इसको लेकर किसी ने मुद्दा नहीं बनाया। तेजस्वी यादव भी सिंपैथी करते रहे कि चाचा को फंसा रखा है बीजेपी ने, और भाजपा ने उनको धोख बना के बात किया। उनके स्वास्थ्य को लेकर के कभी इस बात का एहसास भी नहीं किया गया कि भाई उनके स्वास्थ्य की जानकारी लोगों को दी जाए। तो कुल दे करके अगर स्वस्थ और मस्त हैं तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, अगर एनडीए जीतता है तो भी। और अगर एनडीए नहीं जीतता है और महागठबंधन भी सत्ता से दूर रहता है तो भी हो सकता है महागठबंधन जीत जाए, इसके बाद भी नीतीश कुमार उधर से जाके गठबंधन में जाकर के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हो सकता है महागठबंधन के दूसरे एलाइज भी चाहें कि वो कुछ समय के लिए नीतीश कुमार लीड करें। तो नीतीश कुमार, मैंने पहले भी वीडियो किया था कि नीतीश कुमार अभी भी मुख्यमंत्री पद के सबसे करीब हैं, और जो संभावनाएं हैं उन सारे संभावनाओं को हम देखें तो उन संभावनाओं के आधार पे भी हम कह सकते हैं नीतीश कुमार अभी भी सत्ता के करीब हैं। तो कुल ले करके अब तक जो तस्वीर उभरी है वो यही है कि काफी गड्ढमड है। एक और खास बात कि बिहार के चुनाव में जिन मुद्दों की बड़ी बात हो रही थी वो सारे मुद्दे चुनाव आते आते गौड़ हो गए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज उस मुद्दों पर चुनाव लड़ी नहीं रही थी। चुनाव जो है तेजस्वी यादव और महागठबंधन की राजनीति पे था और सामने भाजपा की राजनीति पे था। भाजपा के पास गिनाने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने बेसिकली जंगल राज लालू का जो 20 साल पहले का था उसको खड़ा किया। तेजस्वी इससे बचते नजर आए। मीडिया ने भी इस बात को कभी सवाल उठाने की कोशिश नहीं की कि भाई 20 साल के सुशासन के बाद जंगल राज कैसे लौट सकता है, समाज बदल गया होगा। मतलब है कि 20 साल में आपने समाज को नहीं बदला, समाज वहीं खड़ा है। वो जंगल राज समाज के खामियों से पैदा हुआ था। उस समाज के अंदर बहुत गहरी खामियां था उस वक्त। उसके पहले जो है देश भर में वामपंथी अतिवादी संगठन काम कर रहे थे, बहुत सारा पिछड़ों और दलितों के बीच के संघर्ष चल रहे थे। उस वक्त लालू यादव आए थे। उसके बाद पिछड़ों की राजनीति में पहली भागीदारी थी। लालू यादव ने जो है उनको सत्ता का स्वाद चखाया था। उस वक्त हो सकता है कुछ अतिरेक दिखा हो, लेकिन 20 साल बाद नीतीश कुमार और भारत के बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों समाजों के लोग एक साथ मिलकर सत्ता चला रहे थे। इसके बाद भी समाज वहां खड़ा है। तब तो ये बीजेपी और नीतीश कुमार का बड़ा फेल्योर था। सच है कि ये बीजेपी के पूरे कैंपेन की सबसे निगेटिव बात थी, लेकिन बीजेपी इसी को पुश करती रही। और बहरहाल फाइनली चुनाव खत्म होने जा रहा है और एक बात समझ में बिहार में आ गई कि भाई 100 दिन चले अढ़ाई कोस वाला खेल है कि बिहार कहीं चला नहीं। जो चुनाव के पहले तक था कि बिहार में मुद्दे उठेंगे, बिहार नए समाज की तैयारी करेगा, बिहार में बदलाव की जमीन बनेगी, भले बदलाव इस बार ना हो, लेकिन फिर लगा कि चुनाव के बाद में बिहार वहीं खड़ा है जहां बिहार था। वो सामाजिक संगठन, सामाजिक समूह अपने अपने राजनीतिक एक्सप्रेशन के साथ खड़े हैं। उसमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ा होगा।
और उसमें नीतीश कुमार फैक्टर जो है वो जो थोड़ा बहुत हिला होगा, उनके कुछ मतदाता अगर महागठबंधन की तरफ मूव किए होंगे, वो एक मोमेंटम है। तो एक तरह से बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा फेरबदल नहीं होने जा रहा है। स्थिर समाज है, स्थिर राजनीतिक भूमिका है, लेकिन हो सकता है कि किसी गठबंधन को बड़ी जीत भी मिल जाए। वो माइनर शिफ्ट से भी होगा, क्योंकि नेक टू नेक वोट शेयर में अगर 2% का भी शिफ्ट होता है तो उससे फर्क पड़ेगा। हो सकता है किसी को बड़ी जीत मिल जाए, वो देखेंगे किसको मिलती है। लेकिन अब तक जो स्थिति है कि बिहार में सामने से मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बन पाए। बिहार में सामाजिक समूह अपने हिसाब से अपने राजनीतिक जो पुराना जो उनका समीकरण है उसी पर वो लोग वोट करते रहे। उसमें किसी समाज के लोग ज्यादा वोट किए तो उसकी भूमिका अच्छी बन सकती है। हाँ, यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मैसेज इस चुनाव में आएगा। अगर भाजपा इस चुनाव में बहुत अच्छा नहीं करती है तो यह होगा कि उनकी राजनीति को उत्तर भारत के बड़े हिंदी बेल्ट में वो समर्थन नहीं मिल रहा है, या उस राजनीति में वो इमोशनैलिटी नहीं बची है। हालांकि उनकी राजनीति का अभी भी एक बड़ा पक्ष है कि उनकी राजनीति की जो अपर कास्ट की गोलबंदी है उनके साथ पूरी तौर पे है। तो बिहार में जो जातीय गोलबंदी है वो एक बार फिर से दिख रही है। हालांकि मैं बिहार की इस जातीय गोलबंदी को हमेशा आर्थिक सामाजिक समूह के रूप में देखता हूं कि सारी की सारी जातीय समूह जो है आर्थिक समूह है, इनके अपने इंटरेस्ट है। तो बेसिकली बिहार कहीं चला नहीं है, ये अब तक दिखा है। आगे क्या दिखेगा अलग कहानी है। महिलाओं की भागीदारी का सवाल, लोग कहते हैं महिलाएं बड़ी संख्या में वोट करेंगे एनडीए के पक्ष में। महिलाएं वैसे भी पहले से एनडीए के पक्ष में काफी रही। बिहार में महिला मतदाताओं की संख्या वैसे भी ज्यादा रही है। बड़ा कारण यह है कि बड़ी संख्या में लोग माइग्रेट कर गए, वर्कर्स जो उनके वर्कर्स बाहर माइग्रेट किए हैं, घर पे रहने वाली संख्या महिलाओं की है। तो महिलाओं की भागीदारी का फर्क निश्चित रूप से पड़ा होगा, लेकिन कितना पड़ा होगा, क्या महिलाएं अपने जाति समूह से परे जाके वोट करी होंगी, ये चुनाव में रिजल्ट आने के बाद समझ में आएगा। तो कुल मिलाकर के बिहार में आखिरी मोड़ पे चुनाव है, चुनाव प्रचार कल थमने जा रहा है। तो अब तक जो बिहार की जो तस्वीर बनी है या जो समझ में आई हमें, वो मैंने आपसे साझा की। फिर बात करेंगे बिहार में किसी दूसरे विषय पे या फिर दूसरे सवालों पे बात करेंगे देश के या दुनिया के। तब तक के लिए नमस्कार।